Good evening, everyone. Good evening, Reshma. Good evening, Kashish. Good evening, Soumya. Good evening, Astha. Good evening, Ajay. Good evening, Kamini. Good evening, Sneha. Good evening, Anjali. Good evening, Kanchan. आस्था एंड कंचन, आप जो है मेरे को 8 बजे के बाद प्लीज मैसेज करना, ठीक है? आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन रह गया है ना? बाकी हो गया भाई, सबका फॉर्म कंप्लीट? कोई रह गया है? किसी की कोई परेशानी? और आज मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, देखी क्या ग्रुप में? यस सर। तो कुछ समझ आया फिर? देख लो भाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इसमें उसमें ये बताया कि भाई लास्ट ईयर जो है एम्स का जो बीएससी पैरामेडिकल हुआ था ना, तो जिसने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाइंग के, उस पर भी सबको एम्स अलॉट हो गया था। ठीक है? तो मैं बस उस वीडियो में मैंने आपको बस ये बताया कि भाई पैरामेडिकल में कंपटीशन काफ़ी कम है। तो बस हिंट मैं आपको एक बार फाइनल बस ये दे रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग का तो फॉर्म फिल कराइए, साथ में पैरामेडिकल का भी ज़रूर कर लो। ठीक है? बाद में रिग्रेट ना हो उस चीज़ का। क्योंकि देखो, अपनी क्या प्रायोरिटी है कि मतलब ठीक है चलो हम ट्राई सब जगह कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है हमारी किस्मत साथ नहीं होती है। तो ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो नर्सिंग का आपने फिल करा है, पैरामेडिकल का भी कर लो। मान लो अगर नर्सिंग में नहीं हो पाया तो पैरामेडिकल में चांस हो जाएगा। तो बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी सुनना या ना सुनना वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार उस वीडियो को देख जरूर लेना, ठीक है? चलो, वो क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पर करा था ना। गुड इवनिंग वैष्णवी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करा था, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था सुबह के टाइम पे। तो इसमें हमने लूप रूल लगाया था, ठीक है? तो ये दो इक्वेशंस मिली थी हमें, I1 I2 के टर्म्स में, और एक में ई भी था। ठीक है, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखो एक चीज और थी जो क्वेश्चन में हमसे मिस हो गई है। क्वेश्चन में एक्चुअली ये दिया हुआ था कि एमीटर की जो रीडिंग है ना वो कितनी है, ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन में ये दिया था कि एमीटर जो करंट की रीडिंग दे रहा है वो 3 एम्पियर के बराबर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी मिस हो गई थी। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि व्हेन अमीटर रीड्स 3 एम्पियर करंट। तो अमीटर में अगर आपको 3 एम्पियर करंट की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये जो I1 है यहाँ जो एंटर कर रहा है, उसके बाद I1 जो यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एम्पियर में ये जो एमीटर में जो करंट की रीडिंग आ रही है वो 3 एम्पियर के बराबर आ रही है। तो I1 की वैल्यू हम क्या करते हैं, 3 के बराबर रख देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको कुछ ऐसे मिल जाएगी, 12 + 9 × 3 -6 I2 = 0। तो 12 + 9 × 3 = 27 हो गया, 39 -6 I2 = 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है, एक मिनट, आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। चलो मैं इसको ना यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ सर्किट को, और फिर इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर लगा हुआ है एमीटर, इसके आगे लगा है 3 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लगी है 12 वोल्ट की बैटरी। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि 6 ओम के बराबर है। फिर यहाँ पर भी एक बैटरी लगी है, और यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा है, ठीक है। और इसका ईएमएफ ई के बराबर है। तो यही है फिर, 3 ओम हो गया, 6 ओम, 6 ओम नीचे, ठीक है। अब ठीक है, हाँ। तो अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो करंट जो जा रहा है, ठीक है, मतलब एमीटर में जो रीडिंग है वो कितनी है, 3 एम्पियर के बराबर है। यानी कि यहाँ से जो करंट निकला है वो 3 एम्पियर का निकला है। 3 एम्पियर का करंट इस 3 ओम वाले रेजिस्टर में एंटर होगा, ठीक है। तो ये लूप हम कंसिडर कर ले रहे हैं, ये वाला लूप हो गया, इसे ए कह दिया मैंने, ये बी, ये सी, ये डी, और उसके बाद ये वाला पॉइंट ई हो गया, और ये वाला एफ हो गया। तो ये वाला लूप इस तरीके से देख रहे हैं हम, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से करंट यहाँ पर मूव कर रहा है। और करंट की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 एम्पियर दी हुई है, ठीक है। अब 3 एम्पियर का करंट तो यहाँ पर मूव कर रहा था, उसमें से मैंने कह दिया कि I1 करंट यहाँ नीचे जाता है, और I2 करंट जो है वो इधर की तरफ जाता है। और I1 + I2 की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी, वो 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। क्योंकि 3 एम्पियर वाला ही करंट आया था जो कि इस जंक्शन पे आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया दो ब्रांचेस में, एक I1 और एक I2, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि I1 + I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर के बराबर हो गई। तो अब हम यहाँ पर अगर लूप रूल लगाते हैं या वोल्टेज रूल लगाते हैं, किस वाले में, इन लूप ए बी सी डी ए वाला जो लूप आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट लूप है, इसमें अगर आप लगाओगे तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल का सम है वो आपको क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल का सम आपने 0 के बराबर रखना है। तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला तो आपका जो 3 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, V = IR होता है। तो IR का मतलब 3 एम्पियर का करंट मल्टीप्लाइड बाय 3 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। 3 एम्पियर इंटू 3 ओम, ये वाला जो आपका फर्स्ट रेजिस्टर है, इससे आपने जब करंट को पास करवाया, तो पोटेंशियल यहाँ से कितना होगा, V = IR होगा। I का मतलब करंट 3 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो 3 × 3 हो गया, प्लस यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो 6 ओम का रेजिस्टर आया,
और 6 ओम से करंट कितना पास हो रहा है, हमने कहा कि I1 के बराबर हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है प्लस, या आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, या इसकी जो वैल्यू आप ये कह सकते हो कि जो टोटल पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई कितने के बराबर हो गई, 12 के बराबर हो गई, क्योंकि ये जो टोटल पोटेंशियल है यही पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 12 वोल्ट की वैल्यू क्या है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल की जो वैल्यू वो 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर उस केस में आपको पोटेंशियल कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये 12 वोल्ट को -12 वोल्ट लेना पड़ेगा। तो इस 12 वोल्ट को मैंने पूरे पोटेंशियल का सम कर दिया, क्योंकि पूरा जो सर्किट है या जो पूरा लूप है उसमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो जो रेजिस्टर यहाँ पर लगे हैं, एक 3 ओम वाला लगा है, एक 6 ओम वाला लगा है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी टोटल वैल्यू 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 6I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो 9 ये 6I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 9 यानी कि 3 हो जाएगी। तो I2 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी कि 0.5। 0.5 एम्पियर जो है वो हमारी क्या हो गई, I2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले लूप में हम लूप रूल लगाएंगे। अब दूसरा वाला जो लूप है, हाँ, एक कंडीशन हमारे पास ये वाली भी थी, ये वाली एक कंडीशन थी ना कि I1 प्लस I2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 एम्पियर के बराबर है। तो इसको अगर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, सिंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर की वैल्यू दी है, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.5 निकाली, और ये 3 एम्पियर हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 0.5 यानी कि 2.5। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो I1 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। उसके बाद जो है अब हम दूसरा लूप लेंगे, ये वाला जो BECF वाला लूप है, ये वाला जो लूप है इसमें क्लॉकवाइज करके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये I2 करंट इधर आया, उसके बाद जो है ये I1 करंट आ रहा है। ठीक है, तो I1 करंट तो आपका इससे पास हो रहा है, एक तो 6 ओम वाले रेजिस्टर से पास हो रहा है, और ये जो I2 करंट आ रहा है ये इधर भी आया, फिर उसके बाद I2 करंट इधर भी आया, और ये I2 करंट इधर भी आया। अब ये I2 आपको पता नहीं कि है कितना। ठीक है, मतलब वैसे तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो तब भी हमने I1 और I2 लिख दिया। तो एक I1 जो है वो 6 ओम से पास हो रहा है, और एक I2 जो है वो 6 ये वाले 6 ओम से पास हो रहा है, और इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी, इन लूप BEFC BEFCE सॉरी BEFCB, ये वाला जो लूप है इसमें क्या होगा, 6I2। ठीक है, 6I2 हो गया एक, तो ये वाला 6I2 हो गया। और एक चीज आपने और ध्यान देनी है कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है I2 और I1 की अलग अलग है, क्योंकि I2 जो है वो इधर आ रहा है और I1 जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो आप I2 की डायरेक्शन लोगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आपको I1 की लेनी पड़ेगी। तो 6 इंटू I2 जो है वो तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन I1 की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी, जिस वजह से ये जो I1 वाली वैल्यू है 6 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपका -6I हो जाएगा, -6I1 हो जाएगा। और ये जो टोटल वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है V इक्वल टू IR करके निकालेंगे। तो ये वाला जो है इसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया इस वाले को, तो हमने 6I2 कर दिया, और दूसरा जो आपको दिख रहा है उसमें क्या कर दिया हमने, -6I1 कर दिया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा है। तो 6I2 -6I1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6I2 -I1 इज इक्वल टू E के बराबर, और 6 और I2 की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट करी है 0.5 थी। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है, 0.5, और -I1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2.5 थी, 2.5 एम्पियर। और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, 6, 0.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर इज इक्वल टू E।
तो ई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पर, -12 वोल्ट आ गई। ठीक है, ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर करी है इस लूप में, आई मतलब I2 की, तो मतलब I1 की जो डायरेक्शन कंसीडर करी है उसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 वोल्ट आ गई है, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपने ऐसे करना था। और अगर मान लो यहाँ पर फिर कोई एक और करंट कुछ और होता, तो फिर हम यहाँ पर एक और तीसरा लूप कंसिडर कर सकते थे, जो कि ए बी, ठीक है, ये वाला हो जाता ए बी एफ, नहीं ए बी ई एफ सी डी और ए, ये पूरा लूप कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको लूप रूल लगाना आना चाहिए, कि मतलब यही देखना होता है कि जो भी लूप आप कंसिडर कर रहे हो उस लूप में जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो उस लूप के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू आपको दिख रही है उसके बराबर होगी, या फिर कोई पोटेंशियल अगर आपको नहीं दिख रहा तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, वो कैसे करना है देख लो उसे एक बार। तो क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा यहाँ पर। जैसे मान लो एक सर्किट दिया है, ठीक है, ये सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक बैटरी है, वो सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा है इस तरीके से, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया है इस तरीके से, और ये जो है गैल्वेनोमीटर का दूसरा वायर है, मतलब दूसरा एंड है। एक एंड तो दोनों रेजिस्टर्स के बीच में जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस जंक्शन पे, और दूसरा जो है हमने नीचे क्या करा, तार पे टच कर दिया। और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये जो है 5 ओम वैल्यू दी है इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, आर ओम्स के बराबर दी है। और ये कंडीशन आपको दी है कि ये L1 है और ये 100 - L1 है। ये L1 और 100 - L1 के लेंथ है। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो पूरी लेंथ मतलब जितनी भी होगी, पूरी कितनी लेंथ है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये जो मीटर ब्रिज पे जो स्केल होता है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर की टोटल जो है आपकी लेंथ होती है वायर की। तो हमने ये कहा कि भाई ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये जहां पर ये इन्होंने गैल्वेनोमीटर को टच कराया हुआ है, इस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नल पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग जगह पर यहाँ पर वायर पर टच करते रहोगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है करंट की वैल्यू जहां पर 0 हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट की लेंथ आपको कितनी दी है, ए एंड से कितनी दी है, L1 दी है। यानी कि ए एंड से अगर आप मेजर करोगे तो नल पॉइंट आपको L1 दूरी पर मिल रहा है, और बी पॉइंट से अगर आप मेजर करोगे तो ये नल पॉइंट 100 - L1 दूरी पर मिल रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि L1 अगर उधर से है तो इधर से 100 - L1 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वायर की कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, अब ये आपको कंडीशन दिया, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि द रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ohm and R ohm respectively when the resistance capital R is shunted with an equal resistance the new balance point is at 1.6 L1। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब
ये जो आपका आर वाला है, ठीक है, इस मतलब इसमें क्या लगा दिया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। शंट आई थिंक उसे कहते हैं मतलब जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस वैल्यू का होता है, ठीक है। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाला जो वैल्यू होता है। तो ये आर जो आपको आर ओम दिख रहा है, तो दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या करी कि इस आर वैल्यू को लगभग लगभग ये 0 ओम तक लेकर आ गए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको जो बैलेंस पॉइंट की कंडीशन मिली है, ठीक है, बैलेंस पॉइंट या जो नल पॉइंट मिला है वो 1.6 L1 दूरी पर मिला है। तो ये पूछ रहे हैं कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसे आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है उसका आप इस्तेमाल करोगे। तो आप कैसे कर सकते हो, ये जो आपको पहला वाला केस दिख रहा था, ठीक है, फॉर फर्स्ट केस, तो पहले केस में आपने क्या देखा कि 5 ओम का रेजिस्टेंस एक तरफ लगा है, आर ओम का इधर लगा है, नल पॉइंट आपको ए पॉइंट से L1 दूरी पर मिला है और बी पॉइंट से 100 - L1 दूरी पर मिला है। अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लगाओगे, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाओगे, और क्या आप मान रहे हो कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, आईजी की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए जब आप व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाओगे तो ये हो जाएगा 5/L1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 - L1। ठीक है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ ही क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। तो 5/L1 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 100 - L1, ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हो गया, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जब आपका नल पॉइंट आपको मिल जाए या फिर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने ये दी थी कि अगर R को जो है हम शंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या चीज दी थी, इसमें शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो आर है इसको मतलब दूसरे एक शंट रेजिस्टेंस से इन्होंने रिप्लेस करा है, और उसकी भी वैल्यू सेम ही है, यानी कि आर के बराबर है। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो बैलेंस पॉइंट है वो आपको कहाँ पर मिलता है, 1.6 L1 पर मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो है, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, तो पहला केस तो आपका ये बन गया, और उसके बाद जो है 5/L1 की जगह हो जाएगा 1.6 L1। ठीक है, और दूसरा जो आपको यहाँ पर कंडीशन दी है वो ये दी है, ठीक है, मतलब ये दिया है ना कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, यानी कि आर के साथ ही इन्होंने एक और रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो आर के साथ ही इन्होंने एक और रेजिस्टेंस लगाया है जिसका मैग्नीट्यूड भी आर के बराबर ही है। कहने का मतलब है इन्होंने कुछ ऐसा करा है, इस आर के साथ क्या करा है, ये एक और आर यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, शंटेड विद मतलब ये इन्होंने बोला है कि शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जब ऐसा इन्होंने करा तो उस पर्टिकुलर केस में जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 1.6 L1 पर मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी आर ओम और आर ओम ये साथ में आ गए, और ये साथ में कैसे हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में जब ये होंगे तो इनका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/R1, मतलब 1/R प्लस 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, ये R हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी कितनी हो जाएगी, R/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरे केस में जो रेजिस्टेंस हो गया क्या हो गया, R/2 हो गया। तो अब सेकंड केस के लिए हम यहाँ पर इसी व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं फॉर सेकंड केस। तो ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन दूसरी जो लेंथ मिली है वो कितनी मिली है, 1.6 L1 पर हमको बैलेंस पॉइंट मिला है, और R की जगह अब ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, और ये वाला कितना हो जाएगा, 100 - 1.6 L1 हो जाएगा। ठीक है, पहले L1 था, तो दूसरा जो B पॉइंट से लेंथ मिली होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 - 1.6 L1 हो जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो आपकी ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद दोनों को बस सॉल्व कर लेना है और फिर आपको यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, इसको या तो आप दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/L1 मल्टीप्लाइड बाई 1.6L1/5, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, ठीक है। तो ये नीचे आना था, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5/L1 इंटू 1.6L1/5 ये हो गया। और इधर की साइड कितना हो जाएगा, R/100 - L1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका जब रेसिप्रोकल होगा, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 × 100 माइनस 1.6L1 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। बट आर से आर तो फिर कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर से आर कैंसिल ही होगा तभी हमें L1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और L1 से ये वाला L1 कैंसिल हो जाएगा, R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू 1.6, ठीक है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 इंटू 100 200 हो गया, माइनस 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 3.2L1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 160 हो गया, माइनस 1.6L1 हो गया, इज इक्वल टू 200 माइनस 3.2L1। तो L1 वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 160 माइनस 200 ये एक तरफ हो गया, और माइनस 3.2L1, और उधर माइनस का ये है 1.6L1, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का L1 हो जाएगा। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, 160 में से 200 क्या बचा, 40, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.6L1 हो जाएगा, और ये माइनस 40 होगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिवाइडेड बाई 1.6, ये हटाएंगे डेसिमल, ऊपर जीरो आ जाएगा, और 16 से ये चला जाएगा, 16 2 जा 32, 8 बचा 0, 16 5 जा 80। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो L1 की वैल्यू, वैसे इन्होंने पता है मतलब शायद इन्होंने मीटर में वैल्यू कंसिडर की है, बट आई थिंक सेंटीमीटर में ही करते हैं, ठीक है। बट पता नहीं, चलो जो भी है, सेंटीमीटर मीटर, L1 की वैल्यू 25 आ गई। अब आप ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वाली में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन है आपकी 5/L1 इज इक्वल टू R/100 - L1, ठीक है। तो 5/L1 इज इक्वल टू R/100 - L1 हो गया। तो 5 अपॉन ये 25 हो गया, इज इक्वल टू R/100 - 25 हो गया। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये कितना मिल गया, 5R इज इक्वल टू 75, 100 - 25 कितना हो, 75 हो गया। R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 75/5 यानी कि 25, सॉरी 15। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 15 ओम के बराबर होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये Yes, sir. आपको बस बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है, और फिर आप जो है ये अपॉन ये करोगे इज इक्वल टू ये अपॉन ये करोगे, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के और भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने आप। मैं आज आपको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ताकि पोटेंशियोमीटर का आपको टॉपिक समझ आ जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर का देखो सर्किट कैसा दिया हुआ है आपको, पोटेंशियोमीटर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सर्किट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट कुछ इस तरीके से होता है।
यहाँ पर ये लगा गैल्वेनोमीटर, ये R रेजिस्टर है और यहाँ पर X रेजिस्टर है। तो देखो पोटेंशियोमीटर के ना आपके मतलब अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं ये आपका रेजिस्टेंस कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। एक आपका वो हो सकता है जिसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का फाइंड आउट करना हो, ठीक है, ये शायद बैटरी वाला ही है। और एक आपका ये भी हो सकता है शायद पोटेंशियल जिसमें कंपेयर करते हैं, तो इसको इन्होंने जोड़ा है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे ये आर एक आर ओम का रेजिस्टर लगा है, एक एक्स ओम का लगा है। और क्वेश्चन में दिया क्या क्या है कि फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेजिस्टर आर इज इक्वल टू 10 ओम इज फाउंड टू बी 58.3 सेंटीमीटर। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है कि जब रेजिस्टर आप ये इस वाली कंडीशन में 10 ओम का लगाओगे तो आपको जो बैलेंस पॉइंट है या फिर नल पॉइंट जो है, ठीक है, बैलेंस पॉइंट या जो नल पॉइंट है वो आपको 58.3 सेंटीमीटर की लेंथ पर मिलेगा, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर की लेंथ है, मतलब ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहे हैं कि 58.3 सेंटीमीटर पर मिलेगा। while that with the unknown resistance x is 68.5 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं कि r की जगह अगर आप रेजिस्टेंस क्या ले लेते हो, x ले लेते हो, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, 68.5 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब आप देखो ये जो सर्किट आप देख रहे हो ना, ये कंपेयर कैसे किया जाता है। यहाँ पे आपको दो स्विच दिख रहे होंगे, एक स्विच ये वाला है, एक स्विच ये वाला है। ये जो ब्रैकेट से मैंने बनाया ना ये स्विच है। तो ये स्विच में क्या डालते हो, की डालते हो, ठीक है। की का मतलब कनेक्शन पूरा करने के लिए या सर्किट पूरा करने के लिए आप इसमें कोई मेटल का पीस डालोगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो एक बार आपने ये वाले में डाला, ठीक है, इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूं। तो फर्स्ट वाले में डालोगे तो आर वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका सर्किट कंप्लीट में आ जाएगा। और अगर आर वाले में से की को निकाल कर आप एक्स वाले में डालोगे या ये सेकंड वाले में डालोगे तो एक्स वाले का कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आर वाले का सर्किट कंप्लीट करा तो बैलेंस पॉइंट की लेंथ कितनी मिली, 58.3 सेंटीमीटर मिली। और ये कह रहे हैं कि एक्स वाले का जब करा तो इतनी मिली। तो आपको ये बताना है कि एक्स की वैल्यू जो वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, या आपने कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये आप कैसे बता सकते हो इसे भी समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के लाइक दो तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या था क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, हाँ हाँ ठीक है। तो अब देखो इसे, तो आपकी यहाँ पर जो लेंथ है मतलब L1 हम इसे कह देते हैं, बैलेंस पॉइंट की लेंथ ये कितनी है, 58.3 है। और उसके बाद जो है L2 आपको यहाँ पर दिए दूसरे वाले केस के लिए जो कि 68.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मतलब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था वैसे तो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है एक बात का, कि जो E1 है, मतलब E1 का मतलब क्या हो गया, जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ कौन सा, मतलब जब आप फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में E1 अगर हम निकालते हैं या ईएमएफ निकालते हैं या मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर जैसे होता है वैसे ईएमएफ भी होता है। ईएमएफ क्या होता है, बस मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाता है। मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब है कि जब आपने की को नहीं लगाया हुआ है या आप करंट को ड्रॉ नहीं कर रहे हो सर्किट में, तो उस केस में हम पोटेंशियल को ईएमएफ बोल देते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है। तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, आई आर के बराबर हो गई, और ये जो वैल्यू है कितने के बराबर हो जाएगी, चलो ठीक है, ये मतलब एक चीज तो ये हो गई E1 की वैल्यू। और इसी तरीके से E2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आपकी I इंटू एक्स के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दूसरा रेजिस्टेंस जब आप x लोगे तब ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप E2 और E1 का रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो E2 अपॉन E1 का अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, I इंटू एक्स अपॉन आई इंटू आर हो जाएगा। आई से आई कैंसिल हो गया, यानी कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाय आर आ गया। तो इस रिलेशन से तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो उनके ईएमएफ के रेशियो के बराबर होता है, बिकॉज करंट यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो है
वो आप कैसे निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल लोगे इसी फॉर्मूला से, तो ये आ जाएगी आर मल्टीप्लाइड बाई ई टू बाई ई वन। ठीक है, इसी फॉर्मूला से आपने एक्स की वैल्यू ये निकाली। अब दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल आपका होता है ना, ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ होता है। ठीक है, ये ऊपर हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो आई थिंक वो पढ़ा था ना हमने, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था जहां पर। ठीक है, तो ग्रेडियंट के बारे में जो पढ़ा था वहीं से ये रिलेशन आता है कि यहाँ पर ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो आपकी बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जैसे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन होगा और ई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि E1 अपॉन E2 अगर मैं निकालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 अपॉन L2 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू के L1, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू के L2। तो दोनों को जब ऐसे डिवाइड करोगे E1 अपॉन E2 तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। अब ये वाला जो रिलेशन है वो ये वाले इसमें रख दोगे रेजिस्टेंस वाले में, E2 अपॉन E1 की जगह पे। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, x का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई E2 अपॉन E1। ठीक है, E2 अपॉन E1, और ये वाला जो रिलेशन मिला है ये E1 अपॉन E2 है, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो E2 अपॉन E1 मिल जाएगा जो कि L2 अपॉन L1 के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूला को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, R मल्टीप्लाइड बाई L2 अपॉन L1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R आपको कितना दिया है, 10 दिया है, L2 की वैल्यू कितनी दी थी, 68.5 दी थी, और L1 की वैल्यू कितनी दी थी, 58.3 दी थी। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी और इसका आंसर आएगा 11.75 ओम के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, समझ में आया ये वाला। यस सर। तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस प्लीज देख लेना अलग अलग टाइप के। आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पोटेंशियोमीटर भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल देख लिया, मीटर ब्रिज देख लिया। तो ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया, मतलब क्वेश्चंस एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि क्वेश्चंस को एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे, आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और अभी जो है आपका 6:30 से टेस्ट है, तो वो टेस्ट जरूर दे देना, मैं आपको टेस्ट भेज रहा हूँ फिर। ठीक है, तो बाकी फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस इसके कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आस्था एंड कंचन मेरे को 8 बजे के बाद कॉल करना।